ये फिर से हम इसके आ गए, लाइफ डिवाइन का जो हम पढ़ रहे थे कि सारी समस्याएं जो हैं वो हार्मनी की समस्याएं हैं। तो ये पैराग्राफ अब मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए देविका जी, इसको आप लेके, फॉर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ये इसको आप बता दीजिए। इतने दिन से हमने जो बात करी उसको समअप भी, हम इतने दिन से जो लग रहे हैं, क्या क्या ट्रेस किया है हमने। लाइन वाइज पंकज भाई। फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, क्योंकि लगभग ये कवर तो हम सारा वैसे तो कर ही चुके, हाँ जी। तो इसको आप बता दीजिए, बस ये पैराग्राफ अपना हो जाए, फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। For all problems of existence are essentially problems of harmony. तो बेसिकली जो ये हम जो ये गॉड, लाइट, फ्रीडम एंड इमोर्टैलिटी, तो ये जो थॉट्स हैं, इसकी तरफ हम लोग क्या कहते हैं, क्यों नहीं जा पाते हैं? जो हमारी एस्पिरेशन है वो प्रॉपरली क्यों नहीं काम कर पाती है? ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर हार्मनी की प्रॉब्लम है। ये पंकज भाई आपकी तरह तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी ना, जैसे आप ठीक से करते हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इसमें जितना आप कर सकते हो, और इतने दिन में हमने क्या क्या कवर किया है अनिल जी अपना बता देंगे इसमें, कि भाई इतने दिन में यात्रा में हमने जो जो रेफरेंसेस लिए हैं वो क्या क्या हैं। तो इन सेंटेंसेस को तो बोल दीजिए आप क्या क्या हैं। हाँ जी। They arise from the perception of an unsolved discord, an instinct of an undiscovered agreement or unity. तो बेसिकली जो ये हार्मनी नहीं है, इसका रीजन क्या है? कि एक अनसॉल्व्ड डिस्कॉर्ड है, यानी कि एक अनसॉल्व्ड एग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट है, और एंड द इंस्टिंक्ट ऑफ अनडिस्कवर्ड एग्रीमेंट और यूनिटी। तो अब आगे है कि टू रेस्ट कंटेंट with an unsolved discord is the possibility for the practical and more animal part of man, but impossible for his fully awakened mind, and usually even his practical parts only escape from the general necessity either by shutting out the problem or by accepting a rough, utilitarian and unillumined compromise. तो यहाँ पर जो ये अनसॉल्व डिस्कॉर्ड है, जो कि डिसएग्रीमेंट है हमारे अंदर और उसको हमने सॉल्व नहीं करा, तो जो इज पॉसिबल फॉर द प्रैक्टिकल एंड मोर एनिमल पार्ट बट इम्पॉसिबल फॉर हिज, तो उसको अनसॉल्व रखना तो एक नॉर्मल एनिमल पार्ट ऑफ मैन, मतलब एक जो व्यक्ति जिसको कोई उससे मतलब नहीं है, प्रोग्रेस से या एस्पिरेशन उसमें इतनी नहीं है, उसके लिए तो ठीक है। बट अगर अवेकन्ड माइंड है, बट इम्पॉसिबल फॉर हिज फुली अवेकन्ड माइंड, तो अगर उसका माइंड जिस पर्सन का अवेकन्ड है उसके लिए ये यहाँ पे बैठ जाना, अ, मतलब रेस्ट करना, कंटेंटेड रहना, वो उसके लिए इम्पॉसिबल है। एंड यूजुअली इवन हिज प्रैक्टिकल parts only escape from the general necessity either by shutting out the problem, by accepting a rough, utilitarian, and unillumined compromise. Uh, ये पंकज मेरे को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा बेसिकली इसमें। ठीक है अनिल जी, अपन ने अभी तक क्या ट्रेस किया है इतने दिन से, जो हम इतने रेफरेंसेस मैंने आपको दिए, जिसमें हमने योगिक साधन लिया, फिर अपन ने जो लेटेस्ट लिया था वो प्योरिफिकेशन ऑफ लोअर मेंटेलिटी, ये सिंथेसिस से लिया। अच्छा,
फिर दमदर से अपन ने लिया, सबसे पहले दमदर से अपन ने शुरू कर दिया था, जिसमें फिजिकल नेचर की क्या क्या रेजिस्टेंसेज है, उसकी समस्याएं क्या हैं, वाइटल नेचर की क्या है, मेंटल नेचर की क्या है, हठ योग, राजयोग, ये सारी कड़ी हम ट्रेस करते आ रहे हैं। तो इसमें ये केवल इस पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे थे कि ये अलग अलग भाग और इनके बीच की जो गुत्थी है, पहले तो ये समझें कि प्रॉब्लम एसेंशियली हार्मनी की प्रॉब्लम है। एग्जिस्टेंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। विश्व की जितनी भी नैतिक विधान हैं, आपके जितने भी दंड विधान हैं, दंड विधान सबसे निचला है कि अगर आपको एक हार्मनी में रहना है, मनुष्यों को एक संघ के अंदर रहना है, तो भाई ये इस तरीके से चलना पड़ेगा। आप अगर ध्यान से देखें, सब टोटल इसी चीज को सुलझाने का प्रयास है। उसमें नैतिकता और हर समाज की अपने तरीके की नैतिकता, और वो इस पे निर्भर करती है उनका हाईएस्ट कंसेप्शन क्या है। तो भारत के अंदर हाईएस्ट कंसेप्शन है वेदांत, जबकि और दूसरे जो संस्कृतियां हैं, किसी ने जो हाईएस्ट रियलिटी को एस्थेटिक्स के रूप में देखा, किसी ने दूसरे तरीके से देखा। आज जो है जड़वाद के रूप में देखते हैं, उसके परिणाम हम सामने देखते हैं। सब टोटल प्रयास की ये हार्मनी कैसे बिठाई जाए। दूसरे जो केवल एकमात्र अंतरात्मा को मानते हैं वो कहते हैं हम क्रश कर देंगे बारी भागों को। तो उसने तो ये समस्या को हाथ में लिया नहीं। तो सो कॉल्ड जितनी भी आध्यात्मिकता है वो क्या कर रही है, समस्या केवल इस हार्मनी की है कि आपके विभिन्न जो भाग हैं उनके बीच के अंदर तालमेल, तालमेल उनके अपने आप के स्तर के ऊपर बिठाया नहीं जा सकता। मतलब राजा को राजगद्दी के ऊपर बिठाना पड़ेगा, अंतरात्मा सर्वोपरि हो, दूसरे भाग पूरे नमनीय हों उसके प्रति। ये हम कुछ यात्रा ट्रेस करके आए। इसको आप कुछ बता सकते हैं क्या कि क्या क्या कैसे कैसे कुछ किया अपन ने, अनिल जी? हाँ पंकज भाई, सारी प्रॉब्लम जो है वो हार्मोनी की है। ये अपने जिसमें देख रहे थे, इसमें अब बॉडी मतलब आपके शरीर, मन और प्राण जो है, ये अपने जो है तीनों अंग हैं मान लो अपने सत्ता के। अब ये किस तरह से वर्क करते हैं ये अपने देखा है। शरीर किस तरह से बिहेव करता है, उसके क्या क्या जो आंतरिक चीजें हैं, फिजिकल नेचर में क्या क्या चीजें। फिर अपने वाइटल को देखा, वाइटल किस तरह से ऑपरेट कर रही है। और माइंड जो है वो तो तीसरी स्टेज है। उसको तो अपन पूरी तरह से काम ले ही नहीं पा रहे लग रहा है। तो जिसमें अपन कह रहे हैं माइंड है, लेकिन विवेक, विवेक का मतलब वो स्टेज अगर आए तो थोड़ा उसको अपन देख सकते हैं कि मतलब कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ओवरऑल जो है इन तीनों के ऊपर भी जो है, जब जैसे अब अपन महाभारत का जो है अगर एग्जाम्पल लें तो अब रथी जो है, अब जो अर्जुन का रथी जो है वो हाँ भगवान कृष्ण ही है। तो अपन जो है अपने शरीर का जो है अपन वो मान लें कि भाई महात्मा या अपन जो चैत्य पुरुष है जो भी अपन डेफिनेशन दें, पर अब वो अगर अपनी सत्ता का वो बन जाए, संचालक बन जाए या अपना पुरोधा बन जाए या अपना जो है, तो वो अगर गवर्न करे उस तरह से तो ये चीजें थोड़ी लगाम लग सकती है। अदरवाइज जो है अलग अलग जो है अपनी ये आप बिहेव करते हैं और उनको एक समन्वय होना चाहिए। एक जो सामंजस्य की बात कर रहे हैं या जो हार्मोनी की बात करें, अमंग दीज पार्ट्स जो है ना, वही हार्मोनी जो है वो होने के बाद ही जो है कुछ चीज हो पाएगी ना। तो अब ये इनको पहले तो समझना कि भाई किस तरह से बिहेव कर रहा है, फिजिकल नेचर किस क्या क्या स्टुपिडिटी करता है, क्या डाउट बिलीव जो आपने पढ़ा, मतलब इनको। और ये तो पढ़ तो लिया, वर्ड्स तो है, पर इसको समझ में अपने को प्रैक्टिकली दिख रहा है कि भाई ये कहाँ से चीज आ रही है या कोई चीज उठ रही है तो ये अपने वाइटल से उठ रहा है। ये इच्छा जो अपने को हो रही है जैसे क्रेविंग की है, खाने पर की ये है। सारी समस्याएं, दो हम्म, मूल कारण हमने बताए इनके। हाँ। ओवर मेंटेलिटी के अंदर भी हमने कहा कि ये सारी समस्याएं दो मूल कारण, वो दो मूल कारण क्या बताए अपन ने? वो हार्मोनी की एक तो समस्या। नहीं, ये हाँ। सारी हार्मनी की समस्या भी उसके कारण ही उत्पन्न,
ये दो मूल कारण, इनमें एक मूल कारण तो इनका ये है सेपरेशन। हम सेपरेशन, हाँ जो एक थे बहु हो गए, तो ये एक सेपरेशन है। हाँ, वो तो इस बेसिक। सेपरेशन ने एक अहंकार का निर्माण कर दिया। हाँ वो ऐसा अपना। सारा होना आवश्यक नहीं था, पर हम्म, ये है। जी अब ये हमको हमारी जो मेंटेलिटी है उसको ऐसा नजर आता है, तो मूलभूत समस्याएं दो कारण उसके हैं। एक तो है सेपरेशन। हाँ, उस मैं अलग सेपरेशन सत्ता ने मान रहा है अपने को। हाँ, वो अलग अलग सत्ता मान रहा है अपने को, वो उससे मुझे अहंकार उत्पन्न हो गया। अहंकार, बिल्कुल। अहंकार अपनी निजी तुष्टि का प्रयास कर रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी समस्या इसके अंदर फंडामेंटल क्या है, क्रम विकास की। उसके अंदर निचले वाले भाग ऊपर वाले भागों में प्रवेश करना शुरू कर दिया, तो इसने सारी गुत्थी को गड़बड़ कर दिया। तो आप जहां तक एंजॉय और भोग करने की बात करते हो वो तो है ठीक, पजेशन करने की बात करते हो वो तो है ठीक, उसमें हम्म अपने आप में टेंडेंसी गलत नहीं है, पर जहां और जिस तरीके से सीख कर रहे हो वो गड़बड़ हो गई। ये हम्म। दो ने सारी डिसहार्मनी जो है, और उसको कैसे निचले वाले भाग अलग अलग में प्रवेश करते हैं। प्राण का उचित कार्य है वो करे तब तक तो है ठीक, बुद्धि का कार्य ये है जब तक करे तब तक ठीक, सेंसेशंस का कार्य क्या है, पर वो आपको विचार देने का काम करना शुरू कर देते सेंसेशंस, ये गड़बड़ हो गया। तो हाँ, ये इंटरेस्ट मिल गई। आप यदि आध्यात्मिकता को देखें या सारी पद्धतियां देखें, आप केवल इस पे रिड्यूस डाउन टू कर सकते हैं सारी चीजों को। सब टोटल पद्धतियां केवल इसका प्रयास कर रही हैं। वो तो खैर इन भागों को एक्नॉलेज ही नहीं कर रही, पर ये तालमेल अपने तरीके से कैसे बिठाया जाए, ये बात कर रही है सारी पद्धतियां। ये ओवरव्यू इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि आपको पहले दिन से हमने जो जो रेफरेंसेस ट्रेस किए, आप उनको लिखो, हाँ हाँ, उनके बिल्कुल। उनके पॉइंट्स का, और आपके पास यदि है तो आप बोल दीजिए। नहीं, आपने तो अभी उस तरह से तो नहीं लिखा, लेकिन जो अपने कवर किए थे वो पॉइंट जो है वो नोट किए और रेफरेंस से नोट किए थे मैंने, लेकिन अभी। देखो, सबसे पहले अपन ने इसके अंदर की ये डिफरेंसेस या आपकी नेचर को समझने के लिए द मदर से शुरू किया। जी। इसके अंदर आपकी अलग अलग प्रकृतियां क्या हैं, फिर इसके अंदर हठ योग और राजयोग, आपकी हाँ क्षमताएं क्या हैं। पर एक ऐसा तत्व है डीपर अंतरात्मा का, ये अपने आप के स्तर के ऊपर अगर शरीर के ऊपर मास्टरी करते हो हठ योग से, वो कहां तक आपकी क्षमताओं को परिवर्तित कर देगा। अणिमा लगिमा गरिमा महिमा, हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसी सही। हैं जो जो कथा कहानियां सी लगती हैं, ये हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल राजयोग आपको संभावना। वो चीजें प्रदान कर सकता है जो अकल्पनीय चीजें हैं, जो आपकी सो कॉल्ड आध्यात्मिकता, जो जो ये सामान्य आध्यात्मिकता ये है, वो तो उसको तो लगता है बस इससे आगे और क्या हो सकता है। ये तो केवल आपको इन्हीं चीजों से मिल जाएगा। फिर हमने हम्म। इसके अंदर योगिक साधन की बात करी कि क्यों ये बेसिक प्रॉब्लम है, और उसके बाद में हमने सिंथेसिस का रेफरेंस लिया, जहां लोअर मेंटेलिटी, उसमें कैसे इंटरमिसेंस होता है, कैसे क्या क्या समस्याएं हैं, ये पूरे को हम ट्रेस करते आ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ठीक है सर। तो ये मैं सेंटेंस बाय सेंटेंस ये देख लेता हूं अभी। अब इसको हिंदी के अंदर चलते हैं, क्योंकि अस्तित्व की समस्त समस्याएं सारतः सामंजस्य की समस्याएं हैं। इस सामंजस्य शब्द को ही लेके हमने शुरू किया कि आप में भावना खूब है, कौन कौन से हिस्से क्या क्या चीजें करते हैं, ये सारी की सारी। अब इसके साथ तुरंत में रेफरेंस के लिए दमदर आपके पास, ये सारे आपके पास रेडी होने चाहिए कि जैसे ही हम उस शब्द की बात करें, आपके हाँ ये रही। जैसे वेद के ऊपर अपन काम कर रहे थे, तो वैदिक इंडेक्स की बार बार अब उन देवताओं का नाम आए, कैसे रेफर करें, तो ये एक रेडी रेफरेंस हो जाता है कि ये पास में रहे कि हाँ भाई इन देवताओं का ये स्वरूप है। सामंजस्य की इतनी भयंकर समस्या है, पहले तो ये पकड़ में ही नहीं आए। माइंड कहने से थोड़ी माइंड हो गया, वो चीजें तो अपने आप में ऐसी हैं, उनमें से एक कंट्रोल में नहीं आए आपके। उसी दृष्टिकोण से अपन ने यम और नियम की, अष्टांग योग की बात करी, उसमें श्री अरविंद का भी इनको पहले नंबर पे क्यों रखा। यम और नियम भी मनुष्य से पूरे जीवन भर अगर कर ले तो हो जाए तो बड़ी बात है। हमारे सामने जो उद्देश्य रखा गया है वो इस तरीके का नहीं है, इसीलिए
अपने आप में आप इन पद्धतियों को मास्टर भी कर लेते हो तो भी वो मूलभूत कार्य नहीं होता जिस सामंजस्य का प्रयास ये प्रकृति कर रही है। उसी दिव्य जीवन को सामने लाने के लिए भी श्री अरविंद अपना पूरा थॉट बिल्ड कर रहे हैं। ये तो शुरू ही किया है, और ये सारी चीजें आप जब तक ट्रेस करके उनको बार बार रेफर नहीं करो, आप चूक जाओगे। और अगर बार बार रेफर करोगे तो आपको यहाँ की सारी पद्धतियां, सारी नीतियां विश्व की, आज तक के मनुष्य जाति के सब प्रयास इस दृष्टिकोण से एकदम विविड होना शुरू हो जाएंगे। सारी आध्यात्मिक पद्धतियां, सब टोटल प्रयास। अब ये दोनों तरीके हैं, अगर आप रोज रेफर करते हो इसको, ये हो सकता है, नहीं तो वो दिमाग में रहती नहीं। अगर खूब समझ भी जाते हैं तो भी एक्टिव मेमोरी में सारी चीज नहीं रहती, मगर हम अगर खूब समझेंगे ही नहीं तो ये रहेगी ही नहीं। वे किसी अनसुलझी विसंगति के बोध से, एक बोध है, परसेप्शन है कि भी सुलझी नहीं, गुत्थी नहीं, सुलझी, भीतर एक सेंस रहता है, और वो सेंस आपको इनसफिशियंसी का बोध देता रहता है। ज्ञान नहीं है अभी पूरा, वैभव पूरा नहीं है, शरीर की भी लिमिटेशंस हैं, ये आपको अनसुलझी विसंगति का बोध देता रहता है। अहो, संगीत में देखो कितने जबरदस्त शिखर हैं, तो आपको ये लगता है यार ये चीज तो करने लायक है, मतलब अभी आपको बोध है कि भाई ये चीज तो नहीं हुई। दूसरे में दूसरी नजर आती है, तीसरे में तीसरी नजर आती है, और ये चीजें भी हैं। ये सारी चीजें हमको नजर आती हैं, और ये दिखा रही हैं कि आपकी कल्पना शक्ति तो खूब आगे जा सकती है, पीछे दूसरी चीजें रह जाएंगी। दूसरी चीजें बहुत हो, कल्पना नहीं हो, तो कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब गुत्थी सुलझी नहीं है आपके सामने। सुलझ तो तब सकती है जब जो परमात्मा आपके अंदर अपनी विल रखता है वो हू बहू उतना है परफेक्शन। आपके माध्यम से परफेक्शन का मतलब ये है, आपके माध्यम से डिवाइन जो एक्सप्रेस करना चाहता है वो फ्लॉलेसली दूसरे के माध्यम से करेगा, सेम चीज नहीं करेगा। उसकी गुत्थी तब सुलझेगी जब ये वाला अपनी चीज को ट्रांसपेरेंटली एक्सप्रेस कर देगा। ये है परफेक्शन। तो ये बोध रहता है डीप डीप डाउन। इसमें कोई कामना की, क्रेविंग की वो नहीं बात कर रहा मैं, वो तो उसका एक रिफ्लेक्शन है। यदि आप अपूर्ण हो तो वो इसका रिफ्लेक्शन है कि अभी मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये प्राप्त करना है। तथा अप्राप्त तालमेल या एकता के, अप्राप्त एकता के आभास से उठती है। ये सारी चीजें इससे उठती हैं। तो एकत्व हम किस तरीके से स्थापित करें, उसके अंदर आपके सारे समाज के नियम, इसमें तालमेल कैसे बिठाएं, फिर आपके नैतिक नियम, अरे यार ये खाली दंड के आधार पे नहीं चलेंगे, इसमें रिलीजन आके एक दूसरा आयाम खोल देता है। सारी चीजें आपके अलग 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 डायमेंशंस खोलती हैं। इसी दृष्टिकोण से किसी अनसुलझी विसंगति के साथ संतुष्ट होकर बैठे रहना मनुष्य के व्यावहारिक और अधिक पाश्विक भाग के लिए तो संभव है। ये तो हमने खूब चर्चा कर ली कि ये समस्या तो उसके उठती ही नहीं, इसलिए आपके अभी कोई ये इतना इशू उठ नहीं रहा। इशू है ही नहीं कि हमको ये करना है। पाश्विक भाग के लिए तो संभव है कि वो संतुष्ट होकर बैठा रहे, नहीं तो आदमी कैसे वो काम कर सकता है। अगर उसके इतनी दिक्कत आ जाए, ये तो हमने खूब बात करी इसकी, और इस निष्कर्ष पे इसी से तो अब शुरू किया कि एक्चुअल में तो उसको ये इशू है ही नहीं, उसके पीड़ा है ही नहीं, कि इतना आपको गंभीर रूप से मां कि उसके बिना मैं तो नहीं रह सकता, ये तो सुबह कैसे होगी, ये रात कैसे गुजरेगी, ये दिन कैसे गुजरेगा। नहीं, ये तो इतनी आपकी पीड़ादायक चीज है कि आप इसमें प्री ऑक्यूपाइड हो। भले ही आप बाहरी रूप से कार्य कुछ भी कर रहे हो, मन आपका खोया है इस चीज में कि मेरे को तो ये चाहिए। ये तो स्थिति एक अलग हो गई। ये व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता, इसके सारे क्रियाकलाप में, भाव में और में रिफ्लेक्ट करनी शुरू कर देगी ये चीज। वहीं दूसरा व्यक्ति, उसके कोई इशू ही नहीं है। आप ये रेंजेस देख सकते हो। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं जिनके अंदर ये चीज है, वो अनसुलझी विसंगति के साथ कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, ये बताओ। ये कोई फिलोसोफर की बात नहीं है जो चीजों को देख रहा है, पर
पर ठीक है, उससे ज्यादा अगर उसको पीड़ा नहीं है तो भीतर से अंतरात्मा दबाव देती है, इसके लिए सुलझाने का दबाव अंतरात्मा ही देती है। अवेकंड थॉट का मतलब यही हुआ। ये क्या है? अगर खाली जिज्ञासा उतनी हो तो ठीक है, एक स्तर के ऊपर रहेगी। विज्ञान की भी जिज्ञासा है, पर वो जिज्ञासा एक स्तर के ऊपर रहती है। ये भाग की जिज्ञासा बिल्कुल अलग स्तर के ऊपर है, परंतु उसके पूर्णतः जागृत मन के लिए असंभव है। और पूर्णतः जागृत मन होगा कौन सा? कोई ये तैयार है क्या ये मानने के लिए कि उसका मन पूर्णतः जागृत नहीं है? किसको कहें जागृत मन? एनलाइटेंड माइंड, जो एटलीस्ट कम से कम ये इंद्रियों की रिपोर्ट के ऊपर तो इतना नहीं है। जो निचले भागों से तो कहता भैया इससे तो इसीलिए प्योरिफिकेशन ऑफ लोअर मेंटेलिटी, हमने इसकी बात करी। आपको बार बार रेफर करना पड़ेगा खुद, नहीं तो वो सारा जितना भी है, जैसे पानी चल रहा है उसके अंदर सीमेंट डाली पर वो तो बह के चलेगी, वहां कोई बांध थोड़ी बनेगा, उसका कोई इंप्रेशन नहीं जमेगा। पूर्णतः जागृत मन कब होगा? जब रिपोर्ट आप इनके आधार पे, अगर इन पे डिपेंड करते हो तब तो जागृत मन है ही नहीं, तब तो सामान्य जीवन में भी क्रिएट नहीं कर सकते। अगर कल्पना शक्ति नहीं है तो सामान्य कार्य भी नहीं कर सकते। पूर्णतः जागृत मन जो अपीयरेंसेस के ऊपर नहीं जाता, नहीं तो लोअर मेंटेलिटी और उसका प्योरिफिकेशन, वो हमने इसीलिए फिर से पढ़ना उसको। और यहां तक कि सामान्यतः स्वयं उसके व्यावहारिक भाग भी या तो इस समस्या के प्रति दरवाजा बंद करके, तो जो सांसारिक व्यक्ति है वो तो बिल्कुल यूं ही दरवाजा की, वो तो उसको समस्या उठती ही नहीं। और जो दूसरे सो कॉल्ड आपके आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वो इस गुत्थी को वैसे काट के परे कर देते हैं कि चूल्हे में पड़ो हमारी तरफ से। तो इससे ये तो अनसुलझी रह गई वैसी की वैसी। तो इस समस्या के प्रति दरवाजा बंद करके, या फिर एक बेढंगा काम चलाऊ अज्ञानपूर्ण समझौता स्वीकार कर कि केवल इस व्यापक आवश्यकता से बचते हैं। हम नहीं चाहते हम ये कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते, ये कोई सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते। और हम वास्तव में सुख में भी ये ग्रुप तो सुख में तब आएगा जब जैसा माँ चाहे वैसा फ्लॉलेसली आप वैसा ही एक्सप्रेस करो। उस स्थिति का सोच के भी कितना अच्छा लगता है। इसी की लाइट में एडवांस कर सकते हो, और तो दूसरी लाइट भी क्या है हमारे पास। हमेशा ही एक आगे एक ऐसी स्थिति हमको पुकारती है जहां जो माँ का विधान हो, जैसी उनकी इच्छा हो वैसे ही हमारा बीइंग, उसका अपना न कोई सोच हो, न समझ हो, न कोई सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी हो। यार इसके बिना बातें तो आपकी ठीक है, माँ ही सब कुछ करती है, पर यार इसके बिना कैसे होगा? ये आपका फ्रेमवर्क है, इसी को तोड़ना है, ये ही साधना है। और साधना क्या है? ये तोड़ लोगे तो अपने आप बहुत बड़ा काम तो वैसे ही हो जाएगा। ये केवल फ्रेमवर्क है। और जो जितना, हाँ, सब कुछ, सब जो जीवन में हमारी घटनाएं घट रही हैं या हम क्रियाएं कर रहे हैं, वो मानसिक रूप से यदि हम समझे कि सब माँ की क्रिया है और बोध हो रहा है, माँ ही सब कर रही है, तब तो हमारे ऊपर, हमारा अपने ऊपर ही नियंत्रण नहीं रहेगा। जब तक हम सचेतन, हम क्या कर रहे हैं इसके प्रति हम सचेतन नहीं रह रहे हैं, हम कहाँ से रिफ्लेक्शन हमारा हो रहा है। यदि हम केवल मान लें कि अभी जो हो रहा है वो माँ की इच्छा से हो रहा है, और हम तब तो उसमें निष्क्रियता की ओर नहीं बढ़ेंगे। नहीं, हमने ये खूब चर्चा करी कि ये सारे भी माँ की क्रिया के अंग हैं। आपकी विल पावर भी माँ का एक डिवाइस है, उसका इंस्ट्रूमेंट है। तो ये तो केवल एक तामसिक मनोवृत्ति है जो ये कहती है कि माँ की इच्छा है इसलिए अपना उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं। अरे तो वो भी तो यंत्र है माँ का। आपकी संकल्प शक्ति, आपकी सचेतन होने की, क्योंकि हम ये सारी इतने दिन से 20 दिन से सब बात ही यही क्लियर कर हुआ, रहे हैं। भाई 20 दिन से हम चर्चा अब ही ये कर क्लियर रहे हुआ भैया। हैं। हाँ, अब ये क्लियर हुआ कि हम जो सोचते हैं वो केवल
हम जहाँ उसमें रहता है कि हम सोच रहे हैं, वहीं से हमारा समस्या शुरू हो जा रहा है। नहीं, समस्या नहीं है वो भी माँ का इंस्ट्रूमेंट है। जब तक ये एक्नॉलेज करते हो कि ये माँ का इंस्ट्रूमेंट है, वो बिल्कुल ठीक है, तब आप उपभोग कर सकते हो। नहीं तो उपभोग क्या करोगे जब मैं का सेंस ही नहीं होगा? तो यानी सच्चा उपभोग, कर्ता से पन से पूरी तरह हमको मुक्त होना है। ये तो बहुत कर्तापन ग्रेट का की भाव स्थिति। जब तक रहेगा तब तक तो ये ये तो हम ही करने वाले हो ये जाते हैं, तो माँ करने वाली नहीं रहती है। ना ना, ये तो बहुत बाद की स्थिति है। जैसे गीता के अंदर शुरू किससे किया कि पहले तो फल की कामना, उसका जो फ्रूट है, माँ फलेषु कदाचन, इससे शुरू हो गया। पहले तो फल की आशा न रखो, तो इसलिए कर्मों को यज्ञ स्वरूप कि मैं तो माँ के निमित्त कर रहा हूं, इससे आप शुरू करते हो। कर्तापन तो आता है लास्ट के अंदर। पहले दिन कहां से कर लोगे? पहले दिन आप शुरू करोगे माँ फलेषु कदाचन, गीता ने इससे शुरू किया। बाकी तो खैर किसी भी प्रक्रिया से हो सकता है, वो तो माँ आप में किस तरीके से आविर्भाव होगी, वो आपके और माँ के बीच की बात है। पर फिर भी एक पद्धति की बात तो करनी पड़ेगी। तो गीता ही इसको पद्धतिबद्ध रूप से सबसे सुंदर तरीके से देती है। माँ फलेषु कदाचन, फल की आशा से नहीं। दूसरा नंबर, कर्म के अपने आप के स्वरूप के साथ भी आसक्ति नहीं। नहीं तो फल तो नहीं चाहिए, पर यार मेरे को रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, मेरे को ये वाली चीज बहुत अच्छी लगती है। फिर बाद में दूसरा इसका कि नहीं, कर्म के स्वरूप, कर्म अपने आप के साथ भी आसक्ति नहीं। और तीसरे फिर आती है कर्तापन के साथ भी आसक्ति नहीं। पहले से कहां से आ जाएगी? इसीलिए ये चीजें नहीं होती। ये कहने में आती है, लिखने में आती है, और जब तक सुप्रामेंटल नहीं हो जाता तब तक ये सब्जेक्टिवली एक स्तर तक हो सकती है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकती। हाँ, काफी स्तर तक हो सकती है, बहुत बड़े स्तर तक हो सकती है। पर अगर यही हो जाती तो फिर बाद में श्री अरविंद का प्रयास, तो इतने महत्व प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। तो यहां हम ये बात कर रहे थे, बेढंगा काम चलाऊ अज्ञानपूर्ण समझौता स्वीकार करके केवल व्यापक आवश्यकता से बचते हैं। व्यावहारिक भाग, समस्या के प्रति दरवाजा बंद करके बेढंगा काम चलाऊ अज्ञानपूर्ण, एक समझौता। ये बारीकी से आपको देखने की आवश्यकता है, ये कैसे है, ये चल क्या रहा है। इसी को हमने इतने लंबे समय से ट्रेस किया है, क्योंकि मूलतः समस्त प्रकृति एक सामंजस्य की खोज करती है। यह मन, समझौता तो हम लोग सभी हर परिस्थिति में करते ही रहते हैं। करना है तो भी, नहीं करना है तो भी। वो तो करने योग्य काम है और हम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी तो एक तरह से समझौता ही हो गया। हमारा अपना जो मन, प्राण और शरीर है, तीन यंत्र जो हमको मिला है अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए या आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए, तो इन तीनों में जो तालमेल नहीं रहता है, एक मन कहता है कि ये काम होना चाहिए, अंदर से प्राण शरीर उसमें बाधा डालता है कि नहीं, अभी सोने का समय, अभी सो, अभी खेलने का समय, अभी खेलो। प्राण उसमें अलग डालते रहता है बाधा कि कौन चीज अभी संतुष्टि आदमी को इसलिए प्राण नहीं प्राप्त कर पाता है। और मनुष्य की कोई भी काम को पूर्ण रूप से सचेतन होके नहीं कर रहा है। कुछ काम तो रिफ्लेक्शन के रूप में कर रहा है, कुछ काम बोध के क्रिया से कर रहे हैं। अब हम परिवार के बारे में, पारिवारिक जो भी दायित्व निभाते हैं, तो एक ये बोध भूल जाते हैं कि हम भगवान को अभिव्यक्त करने के लिए आए हैं, हम परिवार का सेवा करते हैं और उसी को कर्तव्य मानते हैं कि यही हमारा कर्तव्य है। नहीं, ये यही सब इतनी इतनी छिछली बात नहीं है ये तो खैर जिसके सिंसियरिटी के इश्यूज अभी चल रहे हैं उसकी बात है। पर अच्छा। ये तो शब्द देखो आप, ये क्या बोल रहे हैं। स्वयं उसके व्यावहारिक भाग भी, आपके जो व्यावहारिक भाग हैं,
उन्होंने ये आपके प्रैक्टिकल जो भाग हैं, आपने उद्देश्य तो मान लिया कि मेरे को दिव्य जीवन की ओर चलना है और आपके फेथ में दिक्कत नहीं है, पर कदम कदम के ऊपर आपके जो व्यावहारिक भाग हैं वो चैलेंज पे आ जाएंगे। उनका कोई ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी हो गया। सिंसियर हो आप जो उदाहरण दे रहे हो उसमें तो इश्यू सिंसियरिटी का ही चल रहा है। यहां इश्यू सिंसियरिटी का नहीं है। आप वास्तव में चाहते हो, मां के निमित्त आपने अपना जीवन दे दिया, पर व्यावहारिक भाग, भाई आपके सेंसेशंस नहीं चले गए अभी भी। जब आपका साइकिक प्राण सेंसेशन में एंटर करता है, फिर साइकिक प्राण आपके डायनेमिक माइंड के अंदर प्रवेश करता है, फिर इमोशनल मेंटेलिटी के अंदर करता है। भाई ये भाग तो अब सामने आएंगे, आपकी कोई गलती थोड़ी है। तो ये अब इन वो दोनों आ में रहे हैं भैया, नहीं वो नहीं, आ रहे मैं सुन, आप ये सुनिए, मैं बात फंडामेंटल मतलब उसकी सिद्धांत की कर रहा हूं कि इसमें व्यक्ति विशेष की या वो नहीं कर रहा। ये इश्यू सिंसियरिटी का नहीं है। सिंसियर व्यक्ति है, उसके बाद भी व्यावहारिक जो प्रैक्टिकल भाग हैं, दो अप्रोचेज हैं इसके अंदर। मैं मां के निमित्त काम कर रहा हूं, पर मेरे को जो जो फ्रेमवर्क मिला है मन प्राण शरीर का, मैं उसको नियोजित करता हूं। भाई मेरे को ये लगता है कि यहाँ सरकार की मशीनरी इस तरीके की है, 500 रुपए दो और फटाफट काम हो जाएगा। आपका काम हो जाता है। इससे ये नहीं कि आप कोई अपनी स्थिति से गिर गए। आप जाते हो किसी को, ये 4 जने मेरे साथ काम कर रहे हैं, अरे यार इन मजदूरों को इतना ढील दोगे, इतना छूट दोगे, काम नहीं होगा, इनको कस के इस तरीके से ले, आप काम कर लेते हो। आप माँ के साधक हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर एक तो ये स्थिति है जब आप प्रैक्टिकल चीजों के साथ प्रैक्टिकली जो सेंस ऑफ सो कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी है उससे डील करते हो, उस तरीके से आपके रिजल्ट आ जाते हैं। वो तो है एक। एक दूसरा व्यक्ति कहता माँ तू ही कर, बताना मेरे को। वो ही किसी गिवन इंस्टेंस के ऊपर आप किस तरीके से उसके साथ डील करते। आप किताब बेच रहे हैं, आपका ये है मेरे को तो ज्यादा से ज्यादा पैसों की बेचनी, और ये पैसा माँ की सेवा के अंदर लगा देना। आपका भाव बिल्कुल ठीक है, आप जहां तक ये कर रहे हो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपके एक सर्टेन मोटिव है। इसके बजाय आपके जो भीतर का सारा फ्रेमवर्क है उसमें तो फेरबदल हो ही सकता है। वही एक सर्वोपरि मोटिव हो ये तो नहीं हो सकता, और हमेशा ही वही बना रहे ये भी जरूरी नहीं है। तो आप सिंसियर व्यक्ति हो, पर यात्रा तो तय करोगे। अब आप पुस्तक बेच रहे हो और उसको सामने रिसीव ही ऐसे किया, और वहां फ्लॉलेसली जिसके साथ जो बातें करनी है उसके साथ बैठ के, चाहे किताब आपने बेची नहीं बेची, पुस्तक की मेले के अंदर जैसे व्यक्ति बैठा है, हो सकता है आपने एक सेल्समैन अच्छा है, उसने किताबें तो सारी बेच दी उसके अंदर। दूसरा व्यक्ति है उसने किताबें उतनी नहीं बेची, उसने लोग इकट्ठे कर लिए, उसने कैंडिडेट्स ऐसे इकट्ठे कर लिए जो उसके अपने हो गए, उसने 20 जने ऐसे इकट्ठे कर लिए, उसने ग्राहक इकट्ठे कर लिए। दोनों डिपेंड करता है। अब एक आपकी प्रकृति ऐसी हो सकती है जो व्यावहारिक तरीके से नहीं, उसके लिए व्यवहार कौन सा है भाई, ये प्रैक्टिकलिटी भी तो आपके कौन से भाग की प्रैक्टिकलिटी ये है। साधना वाला व्यक्ति है जो माश्री जो बात कर रहे थे, मैं आपको ये जितनी ये बातें कर रहा हूं, आपको दिव्य जीवन प्रैक्टिकल लगना चाहिए, इसीलिए तो इतनी लंबी बात कर रहे हैं। व्यावहारिक किसको कहें ये बात है ना, पर जनरली जिसको कि ये फ्रेमवर्क हो कि यार ये करेंगे तो ये रिटर्न मिलेगा, समाज का ये धारा है, इस तरीके से करते हैं। तो आपके जो व्यावहारिक भाग हैं, भाई मेरे को एक आश्रम की स्थापना करनी है, मैं माँ के निमित्त करता हूं, पर व्यावहारिक भाग अब बीच में आके कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, इसके लिए तू बेस्ट सुविधाएं तेरे गेस्ट हाउस की देना चाहता है। धीरे 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 आपने शुरू में बड़ा लिबरल तरीके से शुरू किया, बाद में पता चला आपको कुछ नियम उसके अंदर पालन करने पड़ रहे हैं कि भाई इसके अंदर आपको कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसी कैसी चीजें होती हैं। उसी कारण आप संस्थाएं शुरू होती हैं बिल्कुल खुले रूप से,
उसमें नियम बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि व्यावहारिक भाग आपको आके कहता है यार होता नहीं है, तूने अगर खुली छूट दे दी तो जो उसका लाभ है जिसको मिलना चाहिए वो लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचता नहीं। आपका व्यावहारिक भाग तुरंत, और ठीक भी बात है, इसमें गलत बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब कोई भी लेके चलते हो, चाहे आध्यात्मिक चीज है चाहे कोई भी है, आश्रम का मैनेजमेंट है, वो भी आप एक ऐसे व्यक्ति को जिसमें कि यार इसमें तो अकल नहीं है, इसको व्यवहार का सेंस नहीं है, एक दूसरा ऐसा है जिसको व्यवहार का सेंस नहीं है पर इसका सेंस नहीं है, इसने तो एकदम ही गला कटवा दिया। अब किस आधार पे तालमेल बिठाएं, इस वाले के ऊपर इस वाले के ऊपर, पता नहीं चलता। ये बड़ी एक इंट्रिकेट सी पहेली है, बहुत बड़ी समस्या है ये। आइदर तो आप आंख बंद कर लो, यार ठीक है मेरे को तो इस व्यक्ति पे विश्वास करना पड़ेगा, कैसे करो? तो आपके जो ये व्यावहारिक भाग हैं, मैं उन व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा जिनके अभी तो सिंसियरिटी के इश्यूज हैं, वो उनकी बात नहीं कर रहे हम। वो चाहता है ये करना, पर उसको मीट करना पड़ता है जगत को, उसको मीट करनी पड़ती है चीजों को। आज नवजात जी जा रहे हैं डील करके, कोई व्यक्ति से आ रहे हैं, घर की किसी से बात कर रहे थे, उससे एक तय करके आए, माँ से आके बताया माँ इतने के अंदर वो इतने पैसे मांग रहा है। माँ ने कहा अच्छा ठीक है। अगली बार गए, उसने फिर अपने दाम बढ़ा दिए, 4 बार 5 बार 6 बार गए, इतने के अंदर अगला। तो उन्होंने कहा माता जी ये तो, माँ ने कहा तेरे को यही नहीं समझ में आ रहा कि ह्यूमन ग्रीड का कोई अंत नहीं है, इस बार ज्यादा पैसे लेके जा और उससे ये दे के और नक्की कर ये सौदा। अब उस व्यक्ति की भावना तो कोई अनक्वेश्चनेबल है, अब कहां व्यावहारिकता होगी, कहां क्या होगी? इश्यूज आपके सामने, ये जब मार्ग के विषय में आपके इश्यूज नहीं होते, चलें तब आपके प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं। ये इंट्रिकेसीज की बात तो तब करें जब अभी तो इश्यूज हमारे आ ही दूसरे रहे हैं, अभी तो बातें दूसरी हैं। अभी तो हम फील्ड तय कर रहे हैं कि डांस अपनाएं या गाना अपनाएं या व्यापार अपनाएं या कौन सा अपनाएं, फिर उसकी बारीकियां उस फील्ड की अपने। और वो भी हर जना चाहे फील्ड में उसमें करो पारंगत तो कोई कोई होता है, ऊंचाइयों तक तो कोई पहुंचता है। तो व्यावहारिक भाग जो हैं वो क्या करते हैं? क्या तो ये जो समस्या है तालमेल की, ये मूलभूत समस्या है ये, उसको वो कैसे निपटाता है? भाई मैंने साधना अपना ली तो कोई आंख बंद करके थोड़ी बैठा रहूंगा, मैं मेरी भी गुत्थी सुलझा रहा हूं, और गुत्थी सुलझा रहा हूं, उसी का अंग है सामने से किसी का आना, कोई घटना मेरे सामने घटी, मेरे सामने इवेंट्स, मेरे सारे निर्णय उस गुत्थी को ही तो सुलझा रहे हैं। मेरे सामने जो कुछ भी अराइज होगा वो उस गुत्थी का ही अंग होगा, मेरी साधना का अंग होगा वो, और मैं उसको कितना तरीके से अपनाता हूं, मेरा कमिटमेंट क्या होता है, ये सारी सब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल चीज है। वो ही सामने चीज है, उसको मैं इतना अच्छे तरीके से मैं मेरी गुत्थी सुलझाऊंगा, और दूसरे के सामने भगवान कृष्ण भी बैठे हों, उसको तो सेंस ही नहीं है क्या है। बात तो भीतर के एटीट्यूड की है। तो व्यावहारिक भाग भी क्या करेंगे? आपके सामने यदि ये समस्या हो, दिव्य जीवन की आपके सामने समस्या रखी जाए, अब एक आश्रम की स्थापना करनी हो, उसमें एक कंस्ट्रक्शन करना हो, इसके अंदर रहने सहने की व्यवस्था है, उसमें अब शिक्षा केंद्र भी जोड़ दिया, उसमें चिकित्सा का केंद्र भी जोड़ दिया, उसमें और पब्लिक डीलिंग भी जोड़ दी, कैसे करोगे? कैसे आप रिसोर्सेज का आवंटन करोगे, कैसे क्या करोगे? व्यावहारिक चीजें तो आपके सामने तुरंत आ जाएंगी, और उससे ज्यादा फिर बाद में, मतलब जब आप साधना अपना लोगे और इस गुत्थी को कि मैं तो मां श्री अरविंद के लिए अपना जीवन देता हूं, ये प्रश्न उठे बिना कैसे रह जाएंगे? ये प्रश्न अपने आप को आपके सामने रखेंगे। क्या तो आंखें बंद करनी पड़ेगी, या भ्रम में जीवन, जो कि लगभग लगभग भ्रम में ही जाता है। सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, उसके तो प्रश्न नहीं उठता, जिन्होंने ये अपनाया भी है, इसीलिए सेफ्टी गुरु के चरणों में ढूंढते हैं कि भाई अकल की बात तो ये है, वो जैसे कह दें फाइनल वर्ड यही है, और उसके अंदर भी कि गुरु के शब्द को हम स्वीकार कर पाए नहीं कर पाए, इसका पूरा का पूरा साक्ष्य हमको श्री अरविंद के पत्र देते हैं कि वो उपस्थित हों तो प्रकृति, और ऐसे गुरु जो एक एक डिटेल में
जो प्रैक्टिकल भागों को लेके चलते हैं, उनके जो पत्र हैं, तो समस्या हमारी प्रकृति की है। ये वो कैसे डील करती है इनके साथ, उन्होंने सारी चीज को एम्ब्रेस नहीं किया। जितनी भी पद्धतियां आज तक, शंकराचार्य की एक पद्धति है, वो करे जगत मिथ्या, उन्होंने दरवाजा ही बंद कर दिया। ये सामान्य बेढंगे लोगों की बात नहीं चल रही, ये उन लोगों की जिन्होंने इस आवश्यकता को, भीतर के दबाव को समझा, पर उनका जो एक्ट और बाहरी जो व्यावहारिक भाग है, उसने कहा यार ये हो तो सकता नहीं। विवेकानंद जी ने भी कहा कुत्ते की दुम है ये। उस व्यक्ति की बात चल रही है कि उसका बाहरी भाग जब जगत को देखता है, ये श्री अरविंद ने कहा यार इसमें तो पलायन करने के अलावा और कोई दूसरा बाहरी तरीके से व्यावहारिक भाग, जब मतलब आप उसको एग्जीक्यूट करने पे आते हो आपकी भीतर की चीज, तब वो ये चैलेंज पाता है कि करूं कैसे। उन व्यक्तियों की बात चल रही है यहां, वैसों की नहीं, जिनके अभी इश्यूज सिंसियरिटी के हैं, उनकी नहीं चल रही है। ये बहुत ज्यादा भारी बात चल रही है। मैं समझा पा रहा हूं क्या ये क्या बात चल रही है? देविका जी बहुत अच्छी हाँ तरह से हाँ 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 समझ रट्टल में आ भाई, रहा है। जिनके अभी इश्यूज इनसिंसियरिटी सिंसियरिटी के हैं, उनकी बातें नहीं है ये। जिन्होंने पूर्ण रूप से दे दिया, उसका भी तो बाहरी भाग तो अभी बेचारा चैलेंज में आ जाएगा कि मैं एग्जीक्यूट कैसे करूं। तो कुछ लोगों ने तो दरकिनार करके उस गुत्थी को कि पागल कुत्ता है, इसको छोड़ो ना यार। तो उन्होंने तो समस्या को हाथ में ही नहीं लिया, व्यवहारिक भाग ने पिंड छुटा लिया। तो आज तक तो किसी ने हाथ में ऐसा सच लिया नहीं। जिन्होंने समाधान दिए, उन्होंने समाधान अच्छे हैं, प्रैक्टिकल समाधान है कि सारे समय आप शास्त्रों का अध्ययन करो, सत्संग करो, गुरु के चरणों की सेवा करो। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, सही है, गलत नहीं है ये। क्योंकि दिव्य जीवन का अभी तक आदर्श ही नहीं था, तो बेचारे और करते क्या? जो उपलब्ध था ये था। रामकृष्ण जी ने जो कहा, वो सबसे सर्वांगीण यदि कोई बात कर रहे होंगे तो रामकृष्ण जी कर रहे हैं। एक तरीके से तो सारी पद्धतियां सारी को समाहित कर रहे हैं। तो ये जो व्यावहारिक भाग हैं, ये ऐसे सामान्यतः मनुष्य जाति के सामने, क्यों अभी तो मनुष्य इस स्थिति में कहाँ आ गया कि उसको पूर्ण ज्ञान हो गया हो, पूर्ण चेतना आ गई हो। अभी तो बेचारे कैसे भी इसके अंदर ऊपर से उल्कापात हो रहा है, आप सिर बचा रहे हो अपना। सारी टोटल आध्यात्मिकता यही तो है कि ऊपर से आपके ऊपर बौछार हो रही है गोलों की, उससे अपना सिर बचा रहे हो कि बढ़िया तरीका ये है सिर बचाने का। बस पूर्णता कहाँ है अभी? नहीं तो पूर्णता हो तो प्रकृति से पलायन की बात क्या है? तो आपको या तो जगत को मिथ्या बताना पड़ता है, या शून्य बताना पड़ता है, या फिर आप सांख्य की जैसे कह देते हो परमात्मा है ही नहीं। और सारे अपने स्थान पे ठीक हैं, पर अभी भी वो पूर्णता कहाँ है सारों को कुल मिलाओ तो भी। तो क्या तो समस्या जो है उसके प्रति दरवाजा बंद कर देते हैं, या बेढंगा काम चलाऊ अज्ञानपूर्ण समझौता स्वीकार करके यार आप तो राधा राधा जपो बस। इस्कॉन क्यों फैला? 10-12 साल के अंदर सैकड़ों देशों के अंदर फैल गया, क्योंकि पहली बार उन्होंने आपको एक ऐसा एक काम चलाऊ तरीका दिया जिसने रिलीफ दी आपको। पहली बार उन्होंने कहा कि तुम और कोई दूसरे काम करते रहो, हमको दिक्कत नहीं है। भी आप वैद्य के पास जाते हो, वो कहता है इन इन चीजों से परहेज करो, आप कहते हैं कौन जाए यार इस वैद्य के पास। डॉक्टर के पास जाते हो, वो कहते हैं मेरे को मतलब ही नहीं है तू क्या करता है, तू ये वाली ले ले। उस डॉक्टर के पास भीड़ लग जाएगी। तो इनका हमको इससे मतलब नहीं है, आप तो 2 घंटे ही हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये करो, बस महामंत्र का जाप करो, बाकी जो होगी देखी जाएगी। रिलीफ आ गई उससे। तो ये जितने भी प्रयास हैं, ये इतने आग की जैसे क्यों फैले? बेढंगे काम चलाऊ अज्ञानपूर्ण समझौते हैं जो सबको बहुत अच्छे लगते हैं। ये इनसिंसियर लोगों की बातें नहीं चल रही। ये प्रकृति के सारे जो समस्याएं हैं, उनके प्रति किस किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इस दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो सारे समझौते ही हैं। ये सब टोटल समझौते समझौते हैं, और इसके अलावा और कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। अगर आप कहें कि मैं प्योर तरीके से स्पिरिचुअलिटी में एंटर करूं, और आपके अब ये भाग सामने आए, आप कैसे, क्या आधार होगा आपके पास?
या आप कहेंगे मैं रेफर करूंगा मां श्री अरविंद को बार बार, आपकी सिंसियरिटी वो आधार। पर इसके अंदर भी अब ये तो इतने उतार चढ़ाव, इतनी सारी चीजें, छोटा सा जीवन, कैसे करोगे? हठ योग, प्राणायाम, राजयोग, ये आपको जहां तक लेके जाते हैं वो तो आपको शंकित और करते हैं कि ये जाने लायक मार्ग है भी या नहीं है। समस्या ये है क्योंकि मूलतः समस्त प्रकृति एक सामंजस्य की खोज करती है। मन जितना अपने प्राप्त बोधों, अनुभवों की सुव्यवस्था में खोजता है, उतना ही प्राण और जड़ तत्व उनके अपने दायरे में खोजते हैं। प्रस्तुत की गई सामग्रियों में ऊपरी अव्यवस्था जितनी अधिक होगी या फिर उपयोग किए जाने वाले तत्वों की ऊपरी विसंगति जितनी विशाल होगी, प्रकृति अनविलिंगनेस टू चेंज, भौतिक प्रकृति तो है, उसकी सहज ही है, उसके लिए वाइटल को एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। वाइटल न भी हो तो भी भौतिक की प्रकृति है अनविलिंगनेस टू चेंज, वो चाहती नहीं भाई। वाइटल तो एडेड और चीज है उसके अंदर, फिजिकल नेचर की ही ऑब्स्टिनेसी, ऑब्सक्योरिटी, पैटीनेस, ये सारे अपने आप में भौतिक प्रकृति के एट्रीब्यूट्स हैं, प्राणिक प्रकृति के नहीं है ये। इनको पहले तो बारीकी से हम एक एक चीज को देखें। ओहो ये रहा, और एक सीमा से आपको ज्यादा दिखेंगे भी नहीं ये, क्योंकि आप सर्टेन दूरी से खड़े हो के तो उतनी दूर की फोटो ले सकते हो, नहीं तो पिक्चर भी नहीं आएगी। अगर मैं उसमें संलग्न हूं, संलिप्त हूं, तो तटस्थता नहीं आएगी, केवल एक जितनी आ सकती है उतनी थोड़ी आ सकती है। दूरी पे होके ही आप उसको दूरी से देख सकते हो, उसके लिए दूरी तो बनानी पड़ेगी। हम तैयार ही नहीं है उसके लिए। हमारा जो फ्रेमवर्क है हम उसी में, आप परफेक्शन की भी बात तय दायरों के अंदर करते हो, उससे बाहर की तो हम कोई सा भी नहीं तो सोचते। जिसने चाहे प्रेमिसेस आश्रम के अपना लिए, उसने अपने तय दायरे बना लिए, जिसके दूसरे हैं उसके अपने हैं, बस। उसने तो खैर समस्या को स्वीकार ही नहीं किया। विसंगति जितनी विशाल होगी, कितनी विशाल विसंगति है, अब जड़ तत्व का तालमेल इसके साथ कैसे बिठाओ? आप एक की प्रकृति तो है तामसिक और दूसरे की है राजसिक। एक तो रुकना नहीं चाहता, चलना चाहता है, दूसरा हिलना नहीं चाहता। मन की तो आवश्यकता ही नहीं इसके अंदर। मन तो आपको विवेक, दिशा निर्देश, उचित अनुचित ये प्रदान करता है। पर आपके तीन भाग ऐसे, इनमें से एक तो खाली जाना चाहता है, इनसेसेंटली वो जो है ऊंचाइयों पे जाना चाहता है। शरीर ऐसा है, लेजीनेस और तमस दोनों ही हैं इसके अंदर। ये हिलना नहीं चाहता। अब कैसी विसंगति, आप ध्यान से देखो तो सही, इसको मूव कैसे करें? इसको मूव करने के लिए प्रकृति को, बिचारी को, फियर और डिजायर कितना डीपली प्लांट करना पड़ा, जो कि आप कितने भी बड़े ऋषि, कितने भी महात्मा हो, इससे उपरत नहीं होते आसानी से। इतना डीपली प्लांट किया, नहीं तो जड़ तत्व को चर्ण कैसे करो, हिलाओ कैसे उसको? तो सारी चीजों को भी केवल ये वाइटल है, केवल ये नहीं चलती भाई ये चीजें। और इसका कारण एक, अगर फंडामेंटली इस पे आप जाना चाहते हो तो साधना आपको, या ये रुख आपको अपनाना ही पड़ेगा, एटीट्यूड लेना ही पड़ेगा कि आपका जीवन मां को बिलोंग करता है। नहीं तो आप तटस्थ देख भी नहीं पाएंगे। यहां है समस्या सचेतन होने की, हो ही नहीं सकते। और ये चर्चा कि क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, हमने सारी खूब खूब दमदर के अंदर ही बात कर ली थी, और दूसरे तो उसको एक्सटेंट को समझाने के लिए थे, गुत्थी समझाने के लिए थे, बाकी तो सारी चीजें तो दमदर के अंदर ही आ गई थी। तो विसंगति कितनी विशाल है, कुछ कुछ जायजा तो हमने उसका ले ही लिया। हाँ, पर एक एक शब्द को हम खोलें, जो कि अपने अपने प्रसंग में खोलेंगे। दमदर लेंगे तब तब खोल लेंगे कि को पैटीनेस का मतलब क्या है, किसको कहें पैटीनेस, अनविलिंगनेस टू चेंज। और इसमें सारे ऊंचे ऊंचे उदाहरण ले लो आप, हर किसी का उदाहरण ही क्यों ले? भाई योग के पत्र आपको सारे उदाहरण दे देंगे, पढ़ जाओ सारों को, चारों वॉल्यूम को, दमदर पूरी पढ़ जाओ, पता चल जाएगा। यहां तक कि इतनी परस्पर विरोधी होगी कि तालमेल न बिठाया जा सके। कैसे बिठाओ तालमेल? जड़ शरीर के अंदर आप एक ऐसी कल्पना शक्ति, ऐसी इंस्पिरेशन, ये वो
आधार देखो तो नीचे देखो यार, शर्मा रहे हैं हम। अभी जो हम बातें कर रहे हैं, यदि मुड़ के अपने आप को देखें तो शर्मा जाएं कि हम ये बात क्या कर रहे हैं। अपने आप को यदि मुड़ के देखें तो हम जो अभी बात कर रहे हैं वो भी दोनों कंसिस्टेंट तो है नहीं। अरे तू है क्या, जुकाम लगेगी इतने के अंदर तो तू बिचक जाएगा। सुव्यवस्था की उत्कंठा उतनी ही प्रबल होगी, और एक अपेक्षाकृत कम कठिन प्रयास का सामान्यतः जो परिणाम होता है, यह प्रबल उत्कंठा उससे एक अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली सुव्यवस्था की ओर ले जाती है। इसलिए अभी तो ऊपर की तो बात ही नहीं, समाज को अच्छे से कैसे सुव्यवस्थित करना चाहिए, कितने प्रयास चल रहे हैं। शिक्षा और बढ़िया कैसे हो सकती है, इसके प्रयास चल रहे हैं। ये चीज और कैसे हो सकती है, चाहे वो दिशा भ्रमित होंगे जैसे भी होंगे, पर भीतर से ये है कि ये तो ठीक नहीं है, इसके लिए क्या करना चाहिए। जो चीज उसके लिए आवश्यक है उस कड़ी को वो नहीं एक्नॉलेज कर रहे, पर हाँ इस प्रबल उत्कंठा को तो सारे के सारे महसूस कर ही रहे हैं, तकलीफ के रूप में, दबाव के रूप में, उत्प्रेरण के रूप में, जिस जिस तरीके से हमारा सबका माँ की ओर जो बहाव है, दबाव है, वो भी इसी का तो पार्ट है। और इसमें समझदारी ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज शब्द हटा दो। जो तय धर रहे हैं कि देखो व्यावहारिक भाग तो ऐसे किए बिना तो ये कैसे होगा, इसके बिना तो ये क्या होगा। अरे आपका सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी थोड़ी निर्धारित कर रहा है इस ब्रह्मांड को। अगर फिजिकली भी इसको चारों तरफ देखो तो भी हमारा ये सेंस तो टूटना ही चाहिए बौद्धिक रूप से भी, कि आपका सेंस ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल लागू नहीं होता। एक दूसरा विधान है जो इस भौतिक ब्रह्मांड को भी चला रहा है, तो भी हमारी फूटी हुई है, देखो सारों की। कितनी बातें करो पर ये टूटती नहीं ये कड़ी। कितनी विचित्र बात है ये। सक्रिय जीवन की रूप के अब ये समस्याएं। सक्रिय जीवन आपकी डायनेमिक लाइफ है, रूप के एक ऐसे तत्व के साथ संगति जिसमें स्वयं क्रियाशीलता की स्थिति जड़ता प्रतीत होती है। क्रियाशीलता भी जड़ता वैसी की वैसी नजर आ रही है। आप 5 साल पहले की फोटो देखोगे तो अरे यार तो फर्क आ गया तेरे में तो, और वो फर्क हर क्षण पर जड़ स्थिति जैसा। आप चेतना की स्थिति के ऊपर भी खूब आगे जा सकते हो जड़ रूप से, वैसे के वैसे। ये क्या हुआ, जो परसेप्टिव आदमी है वो देख सकता है, अरे नहीं ये वही व्यक्ति नहीं है। तभी जब मैं कहता हूं मैं 1 महीने में बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका हूं, वो वही व्यक्ति नहीं हूं। ये तो हर जने आपको महसूस करना ही चाहिए कि मैं वही व्यक्ति नहीं हूं, और पॉजिटिव तरीके से नहीं हूं। ये नहीं कि यार मैं पहले तो था अब तो क्षमताएं नहीं रही, मन में तो वही पता नहीं क्या क्या एम्बिशंस हैं पर अब शरीर साथ नहीं देता, ये वाली बात नहीं। अरे मैं ग्रो कर चुका हूं, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। पर इसके बावजूद शरीर थोड़ी इस चीज को शेयर करता है ज्यादा, तो क्रियाशीलता की स्थिति जड़ता प्रतीत होती है। यह एक विपर्ययों की ऐसी समस्या है जिसे प्रकृति ने हल कर दिया है, और सदा ही प्रकृति ने हल कर दिया इसको। सब ग्रो कर रहा है, सारी वनस्पति, मनुष्य, जीवन, जीवन का नाम ही आपका यही है, ग्रो कर रहा है। जीव जीव का भोजन है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, और ये मृत्यु भी अपने आप में नवजीवन है। और इसको प्रकृति कैसे हल करती है, इस समस्या को अधिक जटिलताओं के साथ अधिक अच्छी तरह हल करने की चेष्टा करती है। तो पहले तो उस प्रजाति विशेष बंदर है तो और एफिशिएंट बंदर होता जाएगा। कुत्ता है तो पहले वाला जो था उसका उसके शरीर में अब तक जैसे इवोल्व किया है, तो पहले तो ये कोशिश करती है, पर उसकी लिमिट है, वो वहीं तक रहता है। मनुष्य में आके पहली बार एक ऐसी कड़ी आई जहां सचेतन रूप से आप विलिंगली अपने आप को इस चीज के लिए दे सकते हो। प्रकृति ये हल करने की कोशिश कर रही है। पहले तो पर्टिकुलर नस्ल है उसको परफेक्ट करती है, अलग अलग नस्लें तैयार करती है, फिर इंडिविजुअल्स हायर एंड हायर ग्रेड्स उनके तैयार करती है। तो इसके अंदर पुनर्जन्म है, जाति तो परफेक्ट होती गई मान लो, पर व्यक्ति का विकास तो नहीं हुआ, फिर उसके लिए पुनर्जन्म की आवश्यकता है। ऐसे हल कर रही है प्रकृति, क्योंकि उसका पूर्ण सिद्ध समाधान होगा। और प्रकृति भौतिक जड़ प्रकृति तो आपका पुनर्जन्म साधित कर नहीं सकती, उसके पास तो ताकत है नहीं। ये वाली प्रकृति आपका पुनर्जन्म कैसे करवा सकती है।
तो इसलिए ये बिल्कुल पक्का है कि ये दिव्य प्रकृति है, माँ जगदम्बा स्वयं हैं जो इस प्रकृति के माध्यम से दिव्य जीवन की ओर आरोहण कर रही हैं। ये प्रकृति थोड़ी आपका कोई पुनर्जन्म साधित कर देगी, क्या कर देगी ये? आप उसकी प्रोसेस में आ जाओगे, जितना वो कर सकती है उतना तो चलो प्रोसेस में कर लेगी, उसके अलावा कहां से कर देगी? क्योंकि उसका पूर्ण सिद्ध समाधान होगा एक पूर्णतः संगठित मन को आधार प्रदान करने वाली पाश्विक देह की भौतिक अमरता। इसकी ओर धीरे धीरे सारे मेडिकल का प्रयास और का दिग्भ्रमित है, पर अपना उसका जो पीछे से दबाव है वो ठीक है। जीवन को लंबाना आवश्यकता है, लंबाना पड़ेगा, उसके लिए हमको इस दृष्टिकोण से कार्य करना पड़ेगा, पर पहले शरीर की क्षमताएं उसको समझनी पड़ेंगी। जीवन लंबा हो नहीं, अगर आपने उद्देश्य देख भी लिया, अब कोई यार 10 साल बचे मेरे पास, तो क्या कर लोगे? मकान बनाने के अंदर ही समय चला गया, बाद के अंदर उसके अंदर जो रहना और उसके अंदर जो आपके जो उद्देश्य थे, जो वैभव उसमें आना था, उससे पहले तो साहब ये चीज तो खत्म हो गया। अरे तो ये कोई बात थोड़ी भी। इसलिए लंबा जीवन एक आपकी आवश्यकता है। जीवेत वर्ष शतम साग्रम, तो ये तो बिल्कुल भारतीय संस्कृति तो हमेशा इसके ऊपर आयुर्विज्ञान की बात कर रही है वो, और अब ये बातें दूसरी कर रहे हैं। इन्होंने तो आयु तो दी नहीं आपको, और जितनी देते हैं वो इतनी पीड़ादायक देते हैं। तो वापस एक मूवमेंट आएगा ये देखने की ओर कि शरीर वास्तव में आप जो सोच रहे हो वैसा जड़ नहीं है, उसके रहस्यों को समझो। ये प्रकृति ये धीरे धीरे ये भी ले आएगी, सचेतन मन और सचेतन इच्छा शक्ति, कॉन्शियस, ये जो अभी देवी ये जो शब्या जी जैसे कि एक ऐसे रूप और एक ऐसे जीवन के साथ संगति, आपका विल है, कॉन्शियस विल है। अब इसको कैसे एक ऐसे जीवन के साथ, पहले तो जड़ के साथ प्राण का तालमेल कैसे बिठाओ, फिर प्राण और शरीर का मान लो एक आपने एक रूप तो तैयार कर दिया। जैसे उन्होंने कहा मैं समझ नहीं पा रहा, रविकांत जी ने पहले, मैंने कहा आपने बुत तो बना दिया मिट्टी का, प्राण कैसे फूंको, ये एक बड़ी समस्या है, चलाओ कैसे उसको? प्रकृति ने वो काम कर दिया। अब माइंड कैसे लेके आओ उसके अंदर? माइंड लिया है, अब सचेतन मन और सचेतन इच्छा शक्ति, इसके साथ सामंजस्य कैसे स्थापित करो? ऐसे जीवन के साथ संगति जो अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से आत्म सचेतन नहीं है, वो तो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, उसके साथ ये कैसे संगति बिठाओ इसकी, जो अपने सर्वोत्तम रूप में केवल एक यांत्रिक मैकेनिकल है या अवचेतन इच्छा शक्ति में समर्थ है। सबकॉन्शियसली काम हो रहा है सारा का सारा। यह विपर्योग की एक दूसरी समस्या है जिसमें उसने प्रकृति ने आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न किए हैं और सदा अधिकाधिक उच्चतर चमत्कार साधने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि वहां उसका परम चमत्कार एक ऐसी पाश्विक चेतना होगी जो कि सत्य और प्रकाश की खोज करने वाली न रहकर उससे संपन्न होगी। खोज तो कर रहे हो पर आपको वो मिल गई, अभी तो खोज की तरफ चल रहे हो। भी जैसे प्रकृति ने एक चमत्कार साधित कर दिया कि बाय डिफॉल्ट मनुष्य का बच्चा उसके अंदर मानसिक चेतना है, अभी ग्रो नहीं किया वो, पर कितना भी ग्रोन अप चिंपैंजी का बच्चा है उसमें नहीं है ये बात जो फंडामेंटली एक मनुष्य के बच्चे में। तो इसलिए एक अभी तो पाश्विक चेतना है जो इसकी ओर सत्य और प्रकाश की, जो हमारा कौन सा वर्ग है ये जो सत्य और प्रकाश की खोज कर रहा है, इसको ये कह रहे हैं पाश्विक चेतना। ये एक ऐसे चमत्कार की ओर हम मूव कर रहे हैं जो उससे पजेस्ड होगी, मेरा बर्थ राइट होगा, जन्म के साथ ही मेरे को होगी ये चीजें, और वहां प्रत्यक्ष और पूर्ण सिद्ध ज्ञान के परिणाम स्वरूप क्रियात्मक सर्वशक्तिमत्ता होगी, आपके अंदर ओमनीपोटेंस होगी क्रियात्मक। अभी ओमनीपोटेंस है ही नहीं, और जहां है वो क्रियात्मक डायनेमिक कुछ कर सके। अतः और भी ऊंचे विपर्यों की संगति की ओर मनुष्य की ऊर्ध्वगामी उत्कंठा अपने आप में न केवल न्याय संगत ही है, अपितु वही एकमात्र एक ऐसे विधान और प्रयास की तर्क संगत पूर्णा होती है जो प्रकृति का एक मूलभूत तरीका और उसके वैश्व प्रयासों का तात्पर्य प्रतीत होता है। मूलभूत तरीका यही है इसका। जड़ तत्व आया तो धीरे धीरे इसने प्रयास किया कैसे प्राण तत्व आए, जब प्राण तत्व आया तो धीरे धीरे इसने पूरा प्रयास किया कि मनः तत्व कैसे आए। इसलिए अब आवश्यकता नहीं है वही रूप वापस वो चलते रहे, उसने कर लिया एक चीज,
अब मेरे को मिल गया, मैं उसका बीज परपिचुएट करूंगा, पिछली वाली कड़ियों को क्यों दिमाग लगाऊंगा? ये है इसके अंदर मोटा मोटा। ठीक है, अब इसके अंदर और तो क्या कहें, क्योंकि इसको वाइंड अप करना जरूरी है, नहीं तो अनंत काल तक चलते रहो इसमें। हाँ दीपक, इसमें कोई बात है क्या? नहीं। ये लॉजिकली अपने सारा ट्रेस कर लिया, पर ये समझ पाने के लिए भी आपके सर्टेन ग्रूव्स, आपकी सर्टेन ग्रूमिंग वो बहुत जरूरी है, ग्राउंडिंग जरूरी है। इसी फ्रेमवर्क में तो आप इसको ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। इतने सूक्ष्म पॉइंट्स हैं, इतनी चीजें हैं। देविका जी। पंकज क्लियर है, बट यही है कि अगर आप पूछते हैं इसको एक्सप्लेन करने को तो कुछ भी दिमाग में नहीं आता, अगर समझ में आ जाता है, बट एक्सप्रेस नहीं होती ये सब चीजें। हाँ मैं जानता हूं, और उसमें एक बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, और यूं सुनने में तो सामान्य सी बात लगती है, पर वो विजुअलाइजेशन जब बोलना, उसको रखना, कंटिन्यूअस उस चीज पे डेवलप ऑन करना। इसीलिए मैं कह रहा हूं यार, अपने अपने ग्रुप को अब ये तैयारी करनी है। अब ये धीरे 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 इन पॉइंट जनरलाइज स्टेटमेंट्स मत दो, वो तो आहत करती है भावना को। ये हम भी उसी तामसिकता में पड़े हैं, अगर जनरलाइज इनमें जाओ। अरे सारे इंडेक्स बना के दे दिए किताबों के अंदर, हिंदी में छाप दी और में छाप दी, उसके बावजूद आप ये जनरल स्टेटमेंट्स, कितनी डिटेल है इसमें कि हम इसको पूरा खोलें तो खोल ही नहीं सकते, इतनी डिटेल्स हैं। और ऐसा नहीं कि कोई एक को दूसरे को आप इंटरचेंजेबली, किसी को शरीर को प्राण कह दो, प्राण को मन कह दो, ऐसा नहीं कह सकते। ये आप अपने स्तर पे तैयारी करेंगे, हम इसी तरीके से अप्रोच करेंगे इसको। और पूरे को इसको एक सिनोप्सिस बनाओ कि आज जब मानव अभिप्सा, एक कोटेशन, ये तो पूरी बुकलेट से ऊपर का मटेरियल हो गया, इसको पूरे को कैसे हम करें। इसमें आप ये पाएंगे कि अभी तो कितनी तामसिकता है, उससे आपका रूबरू ही नहीं हो पा रहा। ये करो ये सारे को, अनिल जी इसके पॉइंट्स बना के अपन इसको फिर बाद में टैली कर लेते हैं। हाँ पंकज जी। पहले दिन से कि ये मानव अभिप्सा हमने ट्रेस कैसे करी, लॉजिकली ट्रेस करी। ये देखो, उस समय तो आपको लगा होगा या नहीं लगा होगा, अब आप सारे को इकट्ठा करोगे तो पहली बार ये बातें, नहीं तो ये सेंटेंस ही कहां समझ में आ रहे हैं। नहीं ठीक बात है। मतलब ये अपन कह रहे सही है। हाँ, दिव्य जीवन लगता है मतलब कठिनतम पहेली है ये। करने का एकमात्र काम है। बिल्कुल कठिनतम पहेली लग रही है। वही है जैसे अब बच्चे जैसे लाइव जो अपने वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें लेवल्स है, लाइफ ये लग रहा है कि वीडियो गेम की तरह लेवल 1 2 3 4 5 वो एंडलेस। तो ये उसी तरह की यात्रा चल रही है। बिल्कुल। आप ये समझने के बाद उसका प्रमाण ये है कि आप वो ही चीजों में रस तो नहीं ले सकेंगे, अगर उस दायरे में ही है तो हाँ अभी मेरे अंदर गई नहीं ये चीज, मेरा जीवन हाँ तो इसका वो तो वो दर्पण हो। हाँ तो वो जागृत मन की स्टेज अगर आएगी जब तो आगे बढ़ पाएगा आगे से। ये तो हाँ सही। जागृत मन वाली स्टेज आएगी जब ही बढ़ पाएगा। हाँ, बिल्कुल। विवेक। हाँ भैया, चीजें समझ में आ रही है, और इसकी चर्चा तो हम लोग, ये क्लैरिटी की चर्चा तो पहले भी किए हैं, जितनी बार करते हैं और स्पष्ट होते जाते हैं। रविकांत जी। मैं बहुत देर से कहने की सोच रहा हूँ कि चर्चा बहुत ज्यादा हो गई है, मगर पॉइंट भी लिख लिए जाएंगे, मगर सबसे बड़ी जो चीज है, हमारे अंदर एक एस्पिरेशन होनी चाहिए डिवाइन लाइफ के लिए। और दूसरी चीज ये है कि हमें काम करना पड़ेगा। हमें ये साधना के सारे पॉइंट हैं, हमें इसमें पदार्पण करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, ये अपने पूरे दिन की एक्टिविटी को चेक करना पड़ेगा, हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं, अपने को डिवाइन लाइफ की तरफ बढ़ा सकते हैं, उस पर ज्यादा काम करना है। अगर हमारे अंदर एस्पिरेशन है डिवाइन लाइफ की तब, अदरवाइज तो वो साफ लिख दिया कि जो आदमी सचेतन नहीं है उसके लिए ये सब बेकार की बातें। अगर हम सचेतन हैं और हमें आगे बढ़ना है, हमें डिविनिटी की तरफ जाना है, तो हमें अपने अंदर काम करना पड़ेगा, आधार तैयार करना पड़ेगा और उस मार्ग पे चलना पड़ेगा। मेरी अपनी ये सोच है।
सही है भाई। अब करे नहीं करे वो तो अगले के ऊपर। अपन ने तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से खोल के ये दिखा दिया कि ये जैसे शरीर के लिए भोजन पानी ये जरूरी हो या नहीं हो, ये जरूरी है हमारे लिए। ये स्पष्ट अपन ने इतने दिन से यही ट्रेस किया। अब करे नहीं करे वो अगले की हठधर्मिता है, पर वो बहाना तो नहीं बना सकता। आप ये जानने के बाद भी कोई करता है तो वो बहाना अपने झूठे घोर अंधकार के अंदर ही, वो हठधर्मिता ही है। दीपक जी। हाँ जी, ये बहुत अच्छी चीज है कि प्रकृति हायर विसंगति की ओर अग्रसर कर रही है, और हम इसके साथ जितना जल्दी सामंजस्य बैठा लें, स्वीकार कर लें, मार्ग उतना ही आसान हो पाएगा। नहीं तो अपने प्रयासों से तो हम तो केवल बाधा ही डालते हैं। ठीक है, ये अब पहले से लेके अब तक के ये सारे आप इसके इर्द गिर्द सारे बुन लें, और एक अपने मन में तो कम से कम पूरा एक एक इसका तैयार करें, और कल अपन दूसरा ले लेंगे। कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय श्री राम।